एक जर्मन इमिग्रेंट के लिए जर्मनी का पासपोर्ट लेना कितना फायदेमंद है, कितना नहीं है। आज की हमारी वीडियो इसी बारे में है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मैं हूं मनहर। और किसी भी इमिग्रेंट को ये जानने से पहले कि कंट्री का पासपोर्ट लेना फायदेमंद है या नहीं है, तो मोटे मोटे बेनिफिट्स तो सबसे पहले पता होने चाहिए। तो यही बात कर लेते हैं कि जर्मन पासपोर्ट के क्या बेनिफिट्स हैं। जर्मन पासपोर्ट का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप ईयू की किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हो बिना वीजा के, वहां जाके रह सकते हो, जॉब कर सकते हो और यहाँ तक कि अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट है जर्मन पासपोर्ट का कि ये वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है ना। और आप इसकी वजह से 190 कंट्रीज में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हो, है ना। और ये जो है ये बहुत ही बड़ी बात है अगर आप ट्रेवल करना बहुत पसंद करते हो, है ना। ये आपके ट्रेवल को एक्सेसिबल बना देता है और हैसल फ्री बना देता है। थर्ड बेनिफिट है जर्मन पासपोर्ट का कि आप जर्मन सिटीजनशिप लेके यहाँ के इलेक्शंस में वोटिंग कर सकते हो। अगर आप किसी कंट्री में जाके जॉब कर रहे हो और टैक्सेस पे कर रहे हो, तो ये आपका पूरा हक बनता है कि आप वहाँ के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी आपका डिसीजन होना चाहिए, है ना। तो ये राइट आपके पास आता है जर्मनी का पासपोर्ट लेके। जर्मन पासपोर्ट लेके जो अगला बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये है कि आपके लिए ये जो जॉब्स का दायरा है वो बहुत ही खुल जाता है। अभी तक तो आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कर पा रहे थे या लिमिटेड पब्लिक सेक्टर में, बट जब आपके पास जर्मन पासपोर्ट आ जाता है तो आप पब्लिक सेक्टर में कोई भी जॉब कर सकते हो, आप आर्मी में भी सर्व कर सकते हो और यहाँ तक कि आप इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हो। जर्मन पासपोर्ट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि एक जर्मन सिटीजन बन जाने के बाद जर्मनी आपको दूसरी कंट्रीज में भी प्रोटेक्ट करता है। किसी भी रीजन की वजह से अगर आप ओवरसीज फंस जाते हो किसी भी कंट्री में, तो जर्मनी अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स की वजह से आपको वहां पे पूरी तरह प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा और वहां से आपको वापस बुलाने की भी पूरी कोशिश करेगा। एक इमिग्रेंट के लिए जर्मन पासपोर्ट लेना फायदेमंद है या नहीं, ये डिस्कस करने से पहले क्विकली क्या प्रोसेस है जर्मन पासपोर्ट लेने का, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जर्मनी की सिटीजनशिप के लिए आप एलिजिबल हो और इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो अगर जो भी हम कंडीशंस डिस्कस करने वाले हैं उनमें से कोई भी आप पे अप्लाई होती। सबसे पहली कंडीशन तो बहुत ही सिंपल कंडीशन है, अगर आप जर्मनी में 8 साल से रह रहे हो लीगली और आपका जर्मन लैंग्वेज का जो लेवल है वो B1 है, तो आप ऑलरेडी इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको जर्मनी में आए हुए 7 साल हो गए हैं, आप 7 साल से जर्मनी में लीगली रह रहे हो और आपने एक इंटीग्रेशन कोर्स जो है वो कंप्लीट कर रखा है, तो आप ऑलरेडी इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। ये इंटीग्रेशन कोर्स क्या है? इंटीग्रेशन कोर्सेज बेसिकली दो कंपोनेंट से बने होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज कोर्सेज जो आपको करने पड़ते हैं जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, और दूसरा है ओरिएंटेशन कोर्सेज। ओरिएंटेशन कोर्सेज के थ्रू आप ये पढ़ते हो कि जर्मनी की सोसाइटी वो कैसे वर्क करती है और जर्मनी का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है और यहाँ के रहने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। नेक्स्ट कंडीशन आप पे एप्लीकेबल होगी अगर आपका जर्मन लैंग्वेज का जो लेवल है वो B1 से ज़्यादा है और आप जर्मनी में ऑलरेडी 6 साल से ज़्यादा से रह रहे हो, तो आप 6 साल के बाद ही जर्मन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट कंडीशन ये है कि अगर आपकी शादी या आप एक पार्टनरशिप में हो एक जर्मन सिटीजन के साथ फॉर एटलीस्ट 2 years और आप जर्मनी में 3 साल से रह रहे हो, तो आप जर्मन सिटीजनशिप ले सकते हो। जर्मनी के पार्लियामेंट में इस साल एक बिल प्रपोज हुआ है जिसकी वजह से ये जो सिटीजनशिप लॉज हैं वो इजी हो सकता है। अगर अगले साल ये बिल पास हो जाता है तो आप जर्मन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे 5 साल रहने के बाद। ऑब्वियसली आपका जो जर्मन लैंग्वेज का लेवल है वो B1 होना चाहिए। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ये प्रूव कर सकते हो कि आप जर्मन कल्चर के साथ वेल इंटीग्रेटेड हो, तो आप जर्मन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो गए यहाँ पे 3 साल रहने के बाद। अगर आपको इस लॉ के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। इन सारी मेन कंडीशंस के अलावा बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी जर्मन सिटीजनशिप लेने के लिए। सबसे पहले तो ये कि आपके पास एक वैलिड जर्मन रेजिडेंट परमिट या सेटलमेंट परमिट होना चाहिए। दूसरा ये कि जिस टाइम पे आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो आपके पास एक जॉब हो जिससे आप प्रूव कर पाओ कि आप अपनी और अपनी फैमिली की सस्टेनेंस कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जिस टाइम पे आप जर्मन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहो उस टाइम पे आप या आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर कोई सोशल वेलफेयर ना ले रहा हो या कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ना ले रहा हो। आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थे। बेसिकली आप यहाँ के बेसिक लॉज को अबाइड करते हो। और आपको जर्मनी की सिटीजनशिप के लिए अपनी जो होम कंट्री की सिटीजनशिप है उसको गिव अप करना पड़ेगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप रेडी हो इस चीज के लिए। और क्योंकि जर्मनी अभी तक डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता,
तो जब भी आप जर्मन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करोगे तो आपको अपनी होम कंट्री की सिटीजनशिप को छोड़ना ही पड़ेगा। और लास्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप समझते हो उन बेसिक रूल्स को जिनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लोग हैं जर्मनी में वो रहते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको एक नेचुरलाइजेशन टेस्ट देना पड़ेगा। ये जो नेचुरलाइजेशन टेस्ट है वो ये डिटर्मिन करता है कि जो भी एप्लीकेंट है उसको पूरी नॉलेज है यहाँ के जर्मनी के कल्चर के बारे में, जर्मनी के लीगल सिस्टम के बारे में और यहाँ पे सोसाइटी कैसे काम करती है उसके बारे में। इस टेस्ट में कुछ 33 क्वेश्चंस होते हैं और 3 क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली उस स्टेट के रिलेटेड जिसमें आप रह रहे हो। अगर आप इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो तो आप जर्मन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको अपने स्टेट के सर्विस पोर्टल पे जाके चेक करना पड़ेगा कि इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप इस प्रोसेस को तो स्टार्ट कर लोगे बट आपके हाथ में जर्मन पासपोर्ट कब आएगा ये आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस टाइम पे इस पूरे प्रोसेस को कुछ 2 साल से ज्यादा भी लग रहे हैं। तो चलिए एंड में अभी बात कर लेते हैं कि एक इमिग्रेंट को जर्मनी की सिटीजनशिप लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो ये है कि अगर जर्मनी में किसी भी टाइम पे वॉर हो जाती है या ईयू में वॉर हो जाती है तो जर्मन की गवर्नमेंट आपको कॉल कर सकती है आर्मी में सर्व करने के लिए, क्योंकि ये यूरोपियन देशों में ऐसा ही है कि कोई भी वॉर के टाइम पे कोई भी एबल बॉडीड मैन को कॉल किया जा सकता है आर्मी में सर्व करने के लिए और फ्रंट लाइंस पे लड़ने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और सोचने वाली बात। दूसरी बड़ी डिसएडवांटेज जो है जर्मन सिटीजनशिप की वो ये है कि आपको अपनी होम कंट्री की सिटीजनशिप को गिव अप करना पड़ता है। अगर मैं एक इंडियन इमिग्रेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये इन द एंड एक इमोशनल डिसीजन ही है कि जिस कंट्री में आप बड़े हुए हो, जो कंट्री आपकी आइडेंटिटी है, आप उसकी सिटीजनशिप को गिव अप कर रहे हो। बट अगर सारे इमोशंस को साइड पे रख के सिर्फ फैक्ट्स की बात करी जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप अपनी इंडियन सिटीजनशिप और इंडियन पासपोर्ट को गिव अप करते हो तब आप एक ओसीआई कार्ड ले सकते हो, जो कार्ड आपको वो सारी एडवांटेजेस देगा जो आप इंडियन सिटीजन होते हुए ले रहे थे। इस ओसीआई कार्ड के थ्रू आप ट्रेवल कर सकते हो इंडिया बिना वीजा के मल्टीपल टाइम्स। आप इंडिया में रह सकते हो फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेज और आप इंडिया में जॉब भी कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर में। आप इंडिया में बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। बट आप क्या नहीं कर सकते वो ये है कि आप पब्लिक सेक्टर में जॉब नहीं कर सकते, आप इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते और आप अपने वोटिंग राइट्स भी गिव अप कर देते हो जब आप इंडियन सिटीजनशिप छोड़ते हो। तो अगर ये सब चीजें आपके लिए मायने रखती हैं तो ऑब्वियसली आपको इंडियन सिटीजनशिप गिव अप नहीं करना चाहिए। बट अगर ये चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती तो डेफिनेटली जर्मन सिटीजनशिप लेना बहुत सारे बेनिफिट्स देगा आपको एडिशनली।